बमबारी के बाद उठता काला स्याह धुआं और आग की लपटें, ये तस्वीरें गाजा की नहीं बल्कि सीरिया की हैं। बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद से इजराइल यहां लगातार बमबारी कर रहा है। उसका कहना है कि हम असद की सेना के छोड़े हुए हथियार, गोला बारूद और दूसरे सैन्य उपकरणों को नष्ट कर रहे हैं ताकि ये गलत हाथों में न जाए। इसलिए सीरिया में ये बमबारी की जा रही है। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने 480 एयर स्ट्राइक की है यहाँ। אין לנו כוונה להתערב בענייני הפנימיים של סוריה, אבל בפירוש יש לנו כוונה לעשות מה שצריך לדאוג לביטחוננו. במסגרת הזאת, אני השארתי לחיל האוויר להפציץ יכולות צבאיות אסטרטגיות שהשאיר צבא סוריה, כדי שאלה לא ייפלו בידי הג'יהאדיסטים. इजराइल की सेना क्लेम कर रही है कि इन हमलों के बाद उसने असद की सेना के 80% साजो सामान को नष्ट कर दिया है। हमलों के इतर इजराइल का सीरिया पर अवैध कब्जा भी सुर्खियां बटोर रहा है। इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स के कुछ इलाके को बफर जोन घोषित करके कब्जा कर लिया है और पास के गांवों में रहने वाले सीरियन लोगों को घर पर ही रहने के लिए कहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे इजराइल सीरिया पर इतने हमले क्यों कर रहा है, सीरिया और इजराइल के संबंध कैसे रहे हैं और सीरिया से इजराइल आखिर चाहता क्या है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा सीरिया और इजराइल की। Brought to you by Haier and ITEL. सीरिया का हालिया घटनाक्रम, सिविल वॉर का इतिहास, विद्रोही गुटों के कब्जे, इन सब के बारे में हमने दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स में बात की है। देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात सीरिया में इजराइल के हितों की होगी, लेकिन पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 8 दिसंबर 2024 की तारीख थी। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया। इसका नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम HTS कर रहा था। राजधानी पर कब्जे के बाद बशर अल असद अपने परिवार के साथ देश छोड़कर चले गए। वो फिलहाल रूस में है। रूस सीरिया का सहयोगी रहा है। तब से लेकर अब तक क्या क्या हो चुका है, पॉइंट में समझते हैं। असद सरकार के अधिकारी और विद्रोही गुटों के बीच पावर ट्रांसफर की बात चल रही है। कानून व्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाया जा रहा है। देश के पुलिस विभाग के मुखिया को बदला गया है। उन्होंने कहा कि अराजकता न फैले, इसलिए कानून व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। अल जजीरा के मुताबिक 11 दिसंबर को दमिश्क समेत सभी बड़े शहरों में हालात सामान्य हो चुके हैं। स्कूल और बाजार आम दिनों की तरह खोले जाने लगे हैं। ये तो हुई बात ताज़ा हालात की। अब बात सीरिया और इजराइल की करते हैं। जब विद्रोही गुट हमा होम्स होते हुए दमिश्क की तरफ बढ़ रहे थे, तब खबर आई कि इजराइल सीरियन आर्मी को निशाना बना रहा है। इसके बाद 8 दिसंबर को इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो सीरिया में हमले कर रहा है। इजराइल के मुताबिक वो 3 वजहों से सीरिया पर हमले कर रहा है। पहली वजह तो है हिजबुल्लाह की मदद। इजराइल का आरोप है कि बशर अल असद की सरकार ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा थी। ईरान सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को हथियार भेजता था, जिनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाता था। इसलिए इजराइल असद सरकार का खात्मा चाहता है और इसी वजह से इजराइल सीरिया पर हमले कर रहा था। दूसरी वजह वो कहता है सीरियन आर्मी के हथियार को नष्ट करना। नेतन्याहू ने 10 दिसंबर को कहा कि हमारी एयर स्ट्राइक सीरिया के सैन्य अड्डों, हथियारों के गोदामों में हो रही है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर ये हथियार चरमपंथियों के हाथ लग गए तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए हम इन हथियारों को नष्ट करना चाहते हैं। और तीसरी वजह ईरान के तंत्र को नष्ट करना है। इजराइल का दावा यह भी है कि ईरान ने सीरिया में अपने कई सैन्य अड्डे बना रखे हैं, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ करता आया है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए वो इसे नष्ट कर रहा है। इजराइल ने सीरिया में और कहां-कहां एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने सीरियन सेना के नौसैनिक बेड़ों को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। उसने 10 दिसंबर को अल बायदा और लताकिया बंदरगाहों पर हमले किए। 15 के करीब जहाज़ों को निशाना बनाया गया। सैन्य अड्डों, हथियारों के गोदाम के अलावा इजराइल का गोलन हाइट्स पर कब्जा भी चर्चा में है। क्या है गोलन हाइट्स? ये मैप में देखिए। ये इलाका सीरिया का दक्षिण पश्चिम भाग है। ये क्षेत्रफल लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ का ज्यादातर एरिया चट्टानी पठार है। इसकी दमिश्क से दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में यरमूक नदी और पश्चिम में गैलीली सागर है। यहाँ की पहाड़ी जमीन बहुत उपजाऊ है। सेब और अंगूर के बड़े बड़े बाग हैं यहाँ। ये तारीखी तौर पर सीरिया का हिस्सा रहा है, लेकिन 1967 की जंग में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1973 में योम किपुर वॉर हुई। इस जंग के बाद इजराइल इस इलाके में और अंदर तक घुस गया
और अभी भी लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र इजराइल के कब्जे में ही है। यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे अवैध कब्जा मानते हैं। इस कब्जे के बाद इजराइल ने यहाँ यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। आज यहाँ 25,000 से ज़्यादा यहूदी इजरायली रहते हैं। उनके यहाँ 30 से ज़्यादा बस्तियाँ हैं। उस कब्जे के बाद यूएन ने यहाँ एक बफर जोन बनाया था ताकि इजराइल और ज़्यादा कब्जा न कर पाए। बशर अल असद के देश से भागने के बाद इजराइल के सैनिकों ने इसी बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया। खबर यह भी है कि वो गोलन हाइट्स के अंदर और घुस गया है और कब्जा कर लिया है। करीब 5 गांवों में धमकियां दी हैं कि कुछ दिन अपने घरों से बाहर न निकले। हमने इसे समझने के लिए ब्रिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से पूछा। 1974 में इजराइल, सीरिया, अमेरिका, सोवियत यूनियन और यूएन ने सीरिया और इजराइल के बीच समझौता करवाया था। इसके मुताबिक तो इजराइल को अवैध कब्जे वाले इलाके से पीछे हट जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असद सरकार के खात्मे के बाद वो यहाँ और अंदर तक घुस गया है। इजराइल की गोलन हाइट्स को लेकर आखिर मंशा क्या है? देखिए, जो 1974 का एग्रीमेंट है जिसके तहत योम किपुर वॉर का खात्मा हुआ था, उसमें यूनाइटेड नेशंस ने एक डीमिलिटराइज जोन बनाया था जो तकरीबन 235 स्क्वायर किलोमीटर का है। कुछ हिस्सों में तकरीबन 30 किलोमीटर डीप तक वो जाता है। इस पूरे जो डीमिलिटराइज जोन है, इसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशंस की है, संयुक्त राष्ट्र की है। संयुक्त राष्ट्र की एक फोर्स है वहां पे जिसको UNDOF कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। जो अभी इजराइल की सरकार है, इजराइल की मिलिट्री की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, उसको प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसे जस्टिफाई किया है कि अब अगर बशर अल असद की सरकार ही नहीं है तो फिर वो सरकार एग्जिस्ट नहीं करती जिसके साथ हमने 1974 का एग्रीमेंट किया था, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि एक पावर वैक्यूम आ गया है। अगर वो वैक्यूम आ गया है तो फिर उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई जिहादी फोर्स उन पोजीशंस को कैप्चर ना कर ले जहां से सीरिया की मिलिट्री हट गई है। इसको रोकने के लिए उन्होंने IDF को भेजा है, ये उनका दावा है। साथ ही अगर हम देखें तो इजराइल का जो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के जो एम्बेसडर हैं डैनी डेनॉन, उन्होंने एक खत लिखकर UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी इन्फॉर्म किया है और उसमें उन्होंने पब्लिकली ये लिखा है कि ये जो हमने अभी कदम उठाया है गोलान हाइट्स के कुछ एरियाज पे अपनी सोल्जर्स को भेजकर, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है और जैसे ही हमें दिखेगा कि की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ज्यादा स्थिर हो रही है तो IDF के सोल्जर्स को हम वापस ले लेंगे। अब अगर हम इजराइल की सरकार के इस कथन पर विश्वास करें तो वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सिक्योरिटी की चिंता है, इस वजह से हम एक ये टेम्पररी कदम उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं बताया है। और उन्होंने ये बात मानने से भी इनकार कर दिया कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वहां पे इजराइल के सोल्जर्स परमानेंटली नहीं रहेंगे। तो एक शंका की वजह जरूर बनती है, लेकिन अभी फिलहाल इजराइल की मंशा ये लगती है कि वो चाहते हैं कि गोलान हाइट्स को यूज करके कोई भी ग्रुप, चाहे वो जिहादी ग्रुप HTS हो या कोई भी और एंटी इजराइल ग्रुप हो, वो इसका इस्तेमाल करके इजराइल की सिक्योरिटी को थ्रेटन न कर पाए। आप समझते हैं सीरिया और इजराइल के रिश्ते कैसे रहे हैं? हमेशा अदावत से भरे ही। जब से इजराइल बना है तब से दोनों लड़ते ही आए हैं। टाइमलाइन देखिए, मई 1948 इजराइल बना। इसके फौरन बाद कुछ अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया। इसमें सीरिया भी शामिल था। इन देशों का कहना था कि हमारी जमीन में हमारी शर्तों के मुताबिक काम नहीं हुआ है। जुलाई 1949 सीरिया और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन उसके बाद लड़ाई जारी रही। फरवरी 1958 में इजिप्ट और सीरिया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का हिस्सा रहे। कहा गया कि अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने में आसानी होगी क्योंकि अरब देशों में एकजुटता है। लेकिन 3 साल बाद 1961 में सीरिया इससे अलग हो गया। जून 1967 में इजराइल के साथ 6 दिनों का 6 डे वॉर लड़ी गई। इसमें भी अरब देश शामिल हुए। सीरिया ने इसमें अहम भूमिका निभाई, लेकिन इजराइल ने सबको हरा दिया। इसी जंग में इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। फिर आई 22 फरवरी 1971 की तारीख। इस दिन हाफिज अल असद ने सीरिया में सैन्य तख्ता पलट कर दिया। हाफिज इजराइल को लेकर और कड़ा रुख रखते थे। उनके सत्ता संभालने के 2 साल बाद ही इजराइल के साथ सीरिया और इजिप्ट की एक भयानक जंग शुरू हो गई। इसमें इजराइल को हरा दिया गया। इसे 3rd अरब इजराइल वॉर या योम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। मई 1974 में अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाई। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा से अपनी फौज वापस बुला ली। 1976 में लेबनान में सिविल वॉर चरम पर था। सीरिया ने इसमें अपने सैनिक भेजे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। 2 जून 1982 को इजराइल की सेना ने लेबनान पर हमला कर दिया।
इसी हमले के बाद इजराइल ने सीरिया में भी अपने पैर पसारने की कोशिश की, जिसके बाद बेका घाटी में इजराइल और सीरिया के बीच 5 दिनों तक जंग लड़ी गई। अभी तक इजराइल के खिलाफ जंग में सीरिया को सोवियत यूनियन का समर्थन मिल रहा था। जाहिर तौर पर इसकी बड़ी वजह इजराइल को अमेरिकी समर्थन था, लेकिन 80 के दशक में सोवियत यूनियन का निज़ाम बदला। मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता में आए, उन्होंने सीरियाई मदद पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इस दौर में सीरिया का एक दूसरा सहयोगी आ गया, ईरान। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। अयातुल्लाह खुमैनी देश के सुप्रीम लीडर बने। हाफिज अल असद ने उनकी सत्ता हासिल करने में मदद की। खुमैनी की छवि प्रो फिलिस्तीन लीडर थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। क्या इजराइल और सीरिया ने रिश्ते ठीक करने की कभी कोशिश नहीं की? ऐसा हुआ एक बार। 1994 में सीरिया ने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा हमारा गोलन हाइट्स लौटा दो, हम लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल नहीं माना, बात नहीं बन पाई। साल 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई। उनके बेटे बशर अल असद सत्ता में आए, लेकिन उनका रुझान भी इजराइल के खिलाफ वाला बना रहा। बशर ने रूस और ईरान से रिश्ते मजबूत किए। इजराइल ने हमेशा से ही सीरिया पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। बशर अल असद के दौर में कई मौकों पर सीरिया के अंदर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ये तो हुई दुश्मनी की बात, पर कुछ ऐसे मौके भी पड़े हैं जब दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आए। 2016 से 2018 तक इजराइल ने ऑपरेशन गुड नेबर चलाया। इसमें उसने सीरियाई सीमा से लगे गांवों में अस्पताल बनवाए और खाने पीने की समस्या दूर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां लोग भूख से मर रहे थे। इसके अलावा साल 2023 में सीरिया में भूकंप के समय इजराइल ने 500 खोजकर्मियों की टीम भी भेजी। हालिया घटनाक्रम के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि हम सीरिया के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सीरिया की सरकार ईरान का साथ छोड़ दे। אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה. पर इससे इतर इजराइल के दूसरे नेता एक अलग ही बात कर रहे हैं। नेशनल यूनिटी पार्टी के नेता बेनी गेंट्स का कहना है कि यह अच्छा मौका है, हमें सीरिया में ड्रूज कुर्द समूह से बात करनी चाहिए। वहीं एक धड़ा ऐसा है जो सीरिया को बांटने की भी बात करता है। इजरायली आर्मी में कर्नल रह चुके अनन वहाबी ने कहा है कि सीरिया को कई छोटे हिस्से में विभाजित किया जा सकता है। ये सभी भाग अलग अलग विदेशी ताकतों के सहारे चलेंगे, इनमें इजराइल भी शामिल होगा। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने प्रोफेसर मुश्ताक से पूछा कि इजराइल ने तो कहा है कि सीरिया पर बमबारी करके वो ईरान के अड्डों और सीरिया की सेना के बचे हथियारों को नष्ट कर रहा है, क्या इसके अलावा इजराइल की कोई और मंशा है यहाँ हमला करने की? देखिए, जहां तक उनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि हथियार जिहादियों के हाथ में जाएं, वो समझा जा सकता है। उन्होंने परसों तक जो अटैक किए थे और कल सुबह तक जो अटैक किए थे वो ज्यादातर केमिकल वेपन्स के ऊपर थे। किसी भी देश का ये सोचना कि केमिकल वेपन जिहादियों के हाथों में ना जाए वो समझ में आता है। लेकिन आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह के से बहुत सारे ट्वीट्स भी आ रहे हैं, उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने न सिर्फ उन केमिकल वेपन्स को नष्ट किया है, बल्कि साथ साथ तकरीबन पूरे सीरिया के एयरफोर्स को भी नष्ट किया है उन्होंने। और साथ साथ सीरिया के पास एक छोटी सी नेवी थी, उस नेवी के भी बहुत सारे छोटे नाव और जहाजों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। अब ऐसा करने से ये लगता है कि वो सिर्फ इस बात को टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हथियार जिहादियों के हाथ में ना जाए, वो ये भी सोच रहे हैं कि आगे आने वाले कई सालों तक जो भी सरकार होगी सीरिया की, उनके पास ना तो नेवी और ना ही एयरफोर्स बचे जिसके थ्रू वो कोई भी खतरा पैदा कर सके इजराइल के लिए। तो इजराइल थोड़ा सा लंबे वक्त के लिए सोच के, थोड़ा दूरदर्शिता के साथ सोच के ये कर रहा है कि जो भी सीरिया की सरकार होगी, उनके पास ना तो नेवी बचे और ना ही एयरफोर्स बचे। नेवी और एयरफोर्स का यूज ज्यादातर किसी तरह का जिहादी ग्रुप नहीं करेगा, बल्कि एक देश की आर्मी करती है। तो वो ये सीरिया की आर्मी और सीरिया की सरकार की ये कैपेबिलिटी ही खत्म करना चाह रहे हैं कि समंदर से या फिर हवाई रास्ते से किसी भी तरह का अटैक फ्यूचर में कर पाए, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म फ्यूचर में कर पाए इजराइल के ऊपर। इजराइल का एक धड़ा ग्रेटर इजराइल बनाने की बात करता है, इसमें सीरिया का हिस्सा भी शामिल है। अभी आर्मी से रिटायर हुए एक कर्नल अनन वहाबी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को कहा कि सीरिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। क्या भविष्य में इजराइल ऐसा कर सकता है? देखिए, इजराइल की पॉलिटिक्स में बहुत सारे मत ऐसे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या आर्मी के अंदर भी, जो ग्रेटर इजराइल या जिसको वो एरेड्स इजराइल कहते हैं उसकी बात करते हैं।
एरेड्स इजराइल की बात करने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जो यहूदी धर्म के थोड़े से ज्यादा कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन में विश्वास रखते हैं, जो ये मानते हैं कि इजराइल का फ्यूचर जूडिया और समारिया तक होना चाहिए। एरेड्स इजराइल का हिस्सा है जूडिया और समारिया, जिसमें कुछ जॉर्डन का भी हिस्सा आता है, पूरा वेस्ट बैंक आता है, और कुछ सीरिया का भी हिस्सा आता है। लेकिन देखिए, इस तरह की बातें, इस तरह के मत रखने वाले लोग हमेशा से इजराइल में रहे हैं। इजराइल का 1948 में गठन होने से पहले से ही ये बातें हो रही हैं कि जब इजराइल का स्टेट बनेगा तो वो सिर्फ उस बॉर्डर तक सीमित ना रहे जो आज की डेट में हम देखते हैं, बल्कि एरेड्स इजराइल में पूरा इजराइल का कब्जा होना चाहिए। तो इस तरह के मत रखने वाले लोग नए नहीं हैं, इस तरह की मत रखने वाले, इस तरह की मत की बातें नई नहीं है, काफी वक्त से होती रही हैं। ये जरूर हो गया कि अब क्योंकि सीरिया में बहुत ज्यादा अस्थिरता है, कोई एक बहुत ही स्ट्रांग स्थिर सरकार वहां नहीं है, तो इस तरह के मत दोबारा से निकल के आने लगे हैं और काफी स्ट्रांग लेवल पे आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी गोलान हाइट्स के बियॉन्ड जाके आईडीएफ कुछ एरियाज पे कैप्चर करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता कि ग्रेटर इसराइल या एरेज इसराइल बनाने पे बहुत ज्यादा कोई काम अभी इसराइल करेगा। उस अगर वो ग्रेटर इसराइल बनाने की बात करते हैं तो उन्हें सीरिया के साथ साथ जॉर्डन के कुछ हिस्से भी छीनने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासकर मैं अमेरिका की यहाँ बात कर रहा हूँ, कि अमेरिका की तरफ से उनको इस बात की परमिशन नहीं मिलेगी। गोलान हाइट्स की बात पे जरूर अमेरिका भी उनके साथ है और बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि ये टेम्पररी कदम है, ये स्थायी कदम नहीं है। लेकिन एरेज इसराइल एक बहुत अलग लेवल की और बहुत बड़ा इशू हो जाता है, जिसको सपोर्ट करने में अभी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ताकत इजराइल के साथ नहीं होगा। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी सीरिया से ही आई है। विद्रोही गुटों ने मोहम्मद अल बशीर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वो 1 मार्च 2025 तक सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके पहले वो इदलिब प्रांत में एचटीएस की अगुवाई करने वाली सरकार को लीड करते थे। 2017 में उस सरकार की स्थापना हुई थी। उस वक्त ही एचटीएस ने इदलिब का अधिकांश इलाका कब्जा कर लिया था और उनकी पूरी व्यवस्था बशर सरकार से अलग चलती थी। अल बशीर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली है। उनके पास शरिया और कानून की भी डिग्री है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई पद संभाले हैं। बशीर को यह पद एचटीएस और असद सरकार के ऑफिशियल्स की मीटिंग के बाद सौंपा गया। 9 नवंबर को एचटीएस के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद था सत्ता का हस्तांतरण का खाका खींचना। अब दूसरी सुर्खी जान लेते हैं जो साउथ कोरिया से आई है। साउथ कोरिया की पुलिस ने 10 दिसंबर को राष्ट्रपति यून सुक योल के ऑफिस पर छापा मारा। राष्ट्रपति यून ने ही 3 दिसंबर को साउथ कोरिया में मार्शल लॉ, यानी आसान भाषा में इसे कहें तो इमरजेंसी लगाई थी। फिर विरोध के बाद 6 घंटे में ही इसे निरस्त भी कर दिया गया था। उसी दिन के बाद से ही यून की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। विपक्ष और जनता राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनके खिलाफ संसद में 7 दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया। हालांकि इसमें उन्हें सत्ता नहीं गंवानी पड़ी, क्योंकि महाभियोग को पास कराने के लिए 2/3 सांसदों के साथ की जरूरत होती है, जो नहीं मिल सका। साउथ कोरिया के सदन में विपक्ष के पास बहुमत तो थी, लेकिन उन्हें महाभियोग प्रस्ताव पास कराने के लिए यून की पार्टी से भी 8 सांसदों का साथ चाहिए था, लेकिन यून की पार्टी से सिर्फ 2 ही लोगों का साथ मिल पाया। इस बीच यून के करीबी लोगों के खिलाफ भी जांच चल रही है। यून पर ट्रैवल बैन लगा हुआ है। इसके अलावा देश के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग हुन को 10 दिसंबर को गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्होंने कुछ ही दिन पहले जनता की मांग के बाद इस्तीफा दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने का सुझाव उन्होंने ही दिया था। अब अगली सुर्खी जान लेते हैं जो अमेरिका से आई है। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 1,70,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये रकम जब्त किए गए रूसी एसेट्स के मुनाफे से आई है। 2022 में रूस यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपने देश में मौजूद रूसी एसेट्स को जब्त कर लिया था। फिर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच महीनों इस बात पर चर्चा चली कि 27 लाख करोड़ की संपत्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस रकम के करीब 25,000 करोड़ का सालाना ब्याज आता है। अक्टूबर 2024 में G7 के सदस्य देश इस ब्याज से यूक्रेन को मदद भेजने पर सहमत हुए। अब अमेरिका ने इसमें से करीब 1,70,000 करोड़ की राशि वर्ल्ड बैंक के एक फंड में ट्रांसफर कर दिए हैं। इसे यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के पैसे का इस्तेमाल मिलिट्री के काम में नहीं लाया जा सकता। ये कदम प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कुछ हफ्ते पहले उठाया गया है। ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन को दी जाने वाली मदद कम हो जाने के अंदेशे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अलग अलग तरीके से यूक्रेन को मदद बढ़ाई है।
अब चलते चलते 2 जरूरी सूचनाएं भी सुनते जाइए। पहली तो यह कि लैलन ड्रॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने किताब वाला में बात की है लेखक और विचारक युवाल नोआ हरारी से। ये इंटरव्यू आपको हमारे चैनल पर मिलेगा और सुविधा के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिन कमेंट में भी लिंक डाल दिया है। इंटरव्यू देखिए और अपनी राय दीजिए। दूसरी सूचना इंदौर से जुड़ी है। इंदौर में फिर होने वाला है लिट चौक। तारीख है 20, 21, 22 दिसंबर। जगह है इंदौर का गांधी हॉल। 3 दिन सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक ये जमावड़ा होगा। आप भी पहुंचिए। आज का शो और सूचनाएं यहीं तक। ये शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आप अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।